नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग लूसेंट के भारतीय संविधान का अध्ययन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास के बारे में चर्चा करते हैं। 1757 ईस्वी की प्लासी की लड़ाई और 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद जो है अंग्रेजों ने जो है बंगाल पर कब्जा कर लिया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है वहां पर शासन के ऊपर जो है शिकंजा कसा है। इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए जो भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियां बनी। ये निम्न है। पहला है 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व है। जैसे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया ये पहला कदम था। अर्थात कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक एवं राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली और तीसरा कि इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव डाली गई। विशेषता का बात करें तो इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद का नाम दिया गया। मुंबई एवं मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया। इस एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग थे। इस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 4 सदस्य थे जो अपनी सत्ता के उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसके प्रमुख जो न्यायाधीश थे उनका नाम है सर एलिजा इम्पे और अन्य जो 3 न्यायाधीश थे वो थे चैम्बर्स, लिमेंस्टर और हाइड। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को जो है निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेना मना कर दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इसे भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। इसके बाद दूसरा एक्ट है एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां थी उन कमियों को दूर करने के लिए इस एक्ट का प्रावधान किया गया। इस एक्ट के अनुसार कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी जो है कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। इसके बाद जो अगला एक्ट आया वो था 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट। इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन प्रारंभ किया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो था वो व्यापारिक मामलों के लिए और बोर्ड ऑफ जो कंट्रोलर था वो राजनीतिक मामलों के लिए रिस्पॉन्सिबल था। 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम आया। इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों और कर्मचारियों के वेतन आदि को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई। इसके बाद 1813 का जो चार्टर अधिनियम है, इस अधिनियम की विशेषता ये है कि कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। दूसरा कि कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एक अधिकार को छीन लिया गया, किंतु उसे चीन के साथ व्यापार और पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए एक अधिकार अभी भी जो है जारी रखा गया। कुछ जो है सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया। 1813 से पहले ईसाई पादरियों को भारत में आने की आज्ञा नहीं थी, परंतु 1813 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा जो है ईसाई पादरियों को आज्ञा प्राप्त करके भारत आने की सुविधा भी मिल गई। 1833 का चार्टर अधिनियम का बात करें तो इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं कुछ इस प्रकार है। पहला कि इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिनियम पूर्ण समाप्त कर दिए गए। अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत का शासन करना रह गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का जो है गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और बम्बई तथा मद्रास परिषदों की विधि निर्माण शक्तियों को वापस ले लिया गया। विधि परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया। इस भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया तथा 1883 ईस्वी में जो है दास प्रथा को समाप्त भी कर दिया गया।
सातवां ये कि अधिनियम की धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए किसी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश और रंग के आधार पर जो है अयोग्य न ठहराए जाने का भी उपबंध किया गया। आठवां, गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। और नौवां कि भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया तथा इस कार्य के लिए विधि आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। 1834 में जो है लॉर्ड मैकॉले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। अब नेक्स्ट है 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं में से पहला है कि इस अधिनियम के द्वारा सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों में प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई। इसके लिए 1854 में मैकॉले समिति की नियुक्ति की गई। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए जिन्हें विधान पार्षद कहा गया। फिर इसके बाद आया 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। इसके अनुसार भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया। दूसरा कि भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई। 15 सदस्यों का भारतीय परिषद का सृजन हुआ। 8 सदस्य जो थे वो ब्रिटिश सरकार और 7 सदस्य जो थे वो कंपनी के निदेशक मंडल के द्वारा चुने हुए थे। भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया। और पांचवा की मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। छठा, इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। सातवां कि भारत में शासन चलाने के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव यानी कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया की नियुक्ति की गई। वो अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। भारत के प्रशासन पर इसका संपूर्ण कंट्रोल था। इस उसी का वाक्य अंतिम होता था, चाहे वो नीति के विषय में हो या अन्य ब्यौरे के विषय में। आठवां कि भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर अब वायसराय कर दिया गया। अतः इस समय गवर्नर जनरल जो लॉर्ड कैनिंग थे वही अंतिम गवर्नर और जो है प्रथम वायसराय हुए। नेक्स्ट इसके बाद अगर हम बात करें तो 1861 ईस्वी का जो है भारत परिषद अधिनियम आया। इस अधिनियम की विशेषता कुछ इस प्रकार है। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया। विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ, ये लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। तीसरा की गवर्नर जनरल की को जो है पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र 6 महीने होती थी। गवर्नर जनरल को बंगाल और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में विधान विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति भी प्रदान की गई। इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में जो है नामांकित भी कर सकता था। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने भारतीयों, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव के को जो है विधान परिषद में मनोनीत किया था। 1873 ईस्वी का अधिनियम। इस अधिनियम द्वारा ये उपबंध किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है। 1 जनवरी 1984 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। शाही उपाधि अधिनियम 1876 ईस्वी। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की केंद्रीय कार्यकारिणी में छठे सदस्य की नियुक्ति कर उससे लोक निर्माण विभाग का कार्य सौंपा गया। 28 अप्रैल 1876 ईस्वी को एक घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया। फिर 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम आया। इसके अनुसार अप्रत्यक्ष चुनावी प्रणाली की शुरुआत हुई। इसके द्वारा राजस्व एवं व्यय अथवा बजट पर बहस करने और कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई। 1909 का भारत परिषद अधिनियम यानी कि पार्लियामेंटो सुधार यानी कि रिफॉर्म
पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध इसमें किया गया था। इसके अतिरिक्त मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। भारतीय सरकार अधिनियम के तहत पहली बार जो है विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी मिली। इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जो है जाना गया। दूसरा ये कि भारतीयों को भारतीय सचिव और गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषदों की नियुक्ति की गई। तीसरा कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में पहली बार बजट पर वाद विवाद करने और सार्वजनिक हित के विषयों पर प्रस्ताव पेश करने, पूरक प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार मिला। प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि की गई। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने, उन्हें विधि सदस्य बनाया गया। इस अधिनियम के तहत जो है प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। फिर ध्यान रखना है कि 909 ईस्वी में लॉर्ड मैकॉले जो थे वो इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो जो है भारत के वायसराय थे। 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम आया, जिसको कि हम लोग मैन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता है कि केंद्र में द्विसदनात्मक जो विधायिका थी उसकी स्थापना की गई। प्राथमिक राज्य परिषद और दूसरी केंद्रीय विधानसभा। राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या 60 थी, जिसमें कि 34 निर्वाचित होते थे। उनका कार्यकाल जो है 5 वर्षों का होता था। केंद्रीय विधान सभा के सदस्यों की संख्या 144 थी, जिसमें 104 जो है निर्वाचित और 40 जो है मनोनीत होते थे। इनका कार्यकाल जो है 3 वर्षों का होता था। दोनों सदनों के अधिकार समान थे। इनमें सिर्फ एक अंतर था कि बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार निचले सदन को था। दूसरा कि प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया, यानी कि डायरार्की को जो है लागू किया गया। अब सेंटर में से जो है हटा करके लागू किया गया स्टेट में, यानी कि प्रांतों में। तो प्रांतों में द्वैध शासन के जनक लियोनस कार्टियस को जो है माना जाता है। इस योजना के अनुसार प्रांतीय विषयों को दो उपवर्गों में बांटा गया। पहला था आरक्षित, दूसरा था हस्तांतरित या फिर अंतरिम। अब ये जो आरक्षित विषय थे इसके अंदर में वित्त, भूमि कर, अकाल सहायता, न्याय, पुलिस, पेंशन, आपराधिक जातियां, ये छापा खाना, समाचार पत्र, सिंचाई, जल मार्ग, खान कारखाना, बिजली, गैस, बॉयलर, श्रमिक कल्याण, औद्योगिक विवाद, मोटर गाड़ियां, छोटे बंदरगाह और सार्वजनिक सेवाएं थी। जबकि हस्तांतरित विषय के अंदर में जो है शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय, स्थानीय स्वायत्त शासन, चिकित्सा सहायता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, अब आबकारी, उद्योग, तौल तथा माप, सार्वजनिक मनोरंजन पर नियंत्रण, धार्मिक तथा अग्रग्राह दान, ये सब थे। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद के माध्यम से किया जाना था, जबकि हस्तांतरित विषयों का जो प्रशासन है वो गवर्नर के द्वारा जो है विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से किया जाना था। इस द्वैध शासन प्रणाली को 1935 ईस्वी में के जो एक्ट के द्वारा जो है समाप्त कर दिया गया। इसके अतिरिक्त इसमें चौथा बात ये था कि भारत के सचिव को अधिकार दिया गया कि वो भारत में लेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है। पांचवा कि इस अधिनियम में जो है भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान था। अतः 1926 ईस्वी में ली आयोग 1923-24 की सिफारिश पर सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इस अधिनियम के अनुसार जो है वायसराय की कार्यकारी परिषद में 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों को का जो है भारतीय होना आवश्यक था। सातवां कि इसने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों
आंग्ल भारतीयों यूरोपियों के लिए जो है एक पृथक निर्वाचन के सिद्धांत का विस्तारित विस्तार किया। इसमें पहली बार जो है केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया, और नौवा कि इसके अंतर्गत वैधानिक आयोग का गठन किया गया, इस जिसका कि कार्य 10 वर्ष बाद जांच के बाद जो है अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। 10वां कि इस अधिनियम में केंद्रीय विधानसभा में वायसराय के अध्यादेश जारी करने की शक्तियों को निम्न रूप में बताया गया। पहला कि कुछ विषयों से संबंधित विधेयकों को विचारार्थ प्रस्तुत करने के लिए उसकी पूर्व अनुमति आवश्यक थी। दूसरा कि उसे भारतीय विधानसभा द्वारा पारित किसी भी विधेयक को वीटो करने का सम्राट के विचार के लिए आरक्षित करने की शक्ति थी। उसे ये शक्ति थी कि विधानमंडल द्वारा नामंजूर किए गए या फिर पारित न किए गए किसी विधेयक या अनुदान को प्रमाणित कर दे, तो ऐसे प्रमाणित विधेयक विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक के समान हो जाते हैं, यानी कि वो आपका जो है एक्ट हो जाएगा। वो आपात स्थिति में अध्यादेश बन सकता था जिनका कि अस्थायी अवधि के लिए विधि विधिक प्रभाव होता था। नोट में ध्यान रखेंगे कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा भारत में पहली बार जो है महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जो है वो आपका लॉयड जॉर्ज था। 1953 का भारत शासन, सॉरी 1953 गलती से बोल दिया, 1935 का भारत शासन अधिनियम का बात करें तो इसके अंतर्गत जो है 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी। और इसकी मुख्य बातें थी, पहला कि अखिल भारतीय संघ, ये संघ जो है 11 ब्रिटिश प्रांतों, 6 कमिश्नर क्षेत्रों और उन देशी रियासतों से मिलकर बना हुआ था जो स्वेच्छा से संघ में सम्मिलित हों। प्रांतों के लिए जो है संघ में सम्मिलित होना अनिवार्य था, किंतु देशी रियासतों के लिए ये ऐच्छिक था। देशी रियासतें संघ में सम्मिलित नहीं हुई और प्रस्तावित संघ की स्थापना संबंधी घोषणा पत्र जारी करने का अवसर ही नहीं आया। दूसरा कि प्रांतीय स्वायत्तता, इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन का अंत कर उन्हें एक स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना हुई। इस अधिनियम में विधायी शक्तियों को जो है केंद्र और प्रांतीय विधानमंडलों के बीच विभाजित किया गया। इस तरह परिसंघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची का जो है निर्माण किया गया। इसके बाद कुछ और भी पॉइंट्स हैं, 3। पहला कि परिसंघ सूची के विषयों पर परिसंघ विधानमंडल को जो है विधान बनाने की अनन्य शक्ति थी। इस सूची में विदेशी कार्य, करेंसी, मुद्रा, नौसेना, सेना, वायुसेना, जनगणना जैसे विषय थे। जबकि प्रांतीय सूची के विषय के अंतर्गत जो है प्रांतीय विधानमंडलों की अन्य अधिकारिता थी, यानी कि इस सूची में वर्णित विषयों पर प्रांतीय विधानमंडल के जो है कानून बनाने का अधिकार था। प्रांतीय सूची के अंतर्गत पुलिस, प्रांतीय लोक सेवा और शिक्षा आता था। समवर्ती सूची के अंतर्गत बात करेंगे तो परिसंघ और प्रांतीय विधानमंडल दोनों विधान बनाने के लिए सक्षम थे। समवर्ती सूची के कुछ विषय जो है वो दंड विधि प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया, विवाह और विवाह विच्छेद इत्यादि है। तो ऊपर वर्णित अ, उल्लेखित उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी भी विधानमंडल को दूसरे की शक्तियों का अतिक्रमण करने का अधिकार नहीं था। लेकिन वायसराय द्वारा आपात की उद्घोषणा किए जाने पर परिसंघ विधानमंडल को प्रांतीय सूची के विषयों में विधान बनाने की शक्ति थी। दो प्रांतीय विधानमंडलों के अनुरोध पर भी परिसंघ विधानमंडल प्रांतीय विधानमंडल के विषय में विधान बना सकती थी। समवर्ती सूची के विषयों पर परिसंघ विधि और प्रांत की विधि पर जो है अभिभावी होती थी, यानी कि समवर्ती सूची के विषयों पर परिसंघ विधि जो है वो प्रांत की विधि पर अभिभावी होती थी। इस अधिनियम में अवशिष्ट विधायी शक्ति वायसराय को दी गई। फिर चौथा जो है वो है कि संघीय न्यायालय की व्यवस्था। इस अधिकार क्षेत्र प्रांतों और सॉरी इसका अधिकार क्षेत्र और प्रांतों, सॉरी सॉरी
इसका अधिकार क्षेत्र प्रांतों और रियासतों तक विस्तृत था। इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और दो अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई। न्यायालय से संबंधित अंतिम शक्ति प्रिवी काउंसिल लंदन को प्राप्त थी। ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता। इस अधिनियम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अधिकार ब्रिटिश संसद के पास था। प्रांतीय विधानमंडल और संघीय व्यवस्थापिका इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन जो है नहीं कर सकते थे। और छठा है कि भारत परिषद का अंत। इस अधिनियम के द्वारा जो है भारत परिषद का अंत कर दिया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार। संघीय तथा प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में विभिन्न संप्रदायों को प्रतिनिधित्व देने के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को जारी रखा गया और उसका विस्तार दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर जो है वर्ग तक किया गया। इस अधिनियम का इस अधिनियम में जो है प्रस्तावना का अभाव था। इसके द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। अदन को इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यालय के अधीन कर दिया गया और बरार को जो है मध्य प्रांत में शामिल किया गया। इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। इसने मताधिकार का विस्तार किया। लगभग 10% जनसंख्या को मत का अधिकार मिल गया। 1947 ईस्वी का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो कि लास्ट है। ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया, जो 18 जुलाई 1747 ईस्वी को स्वीकार किया गया। इस अधिनियम में 20 धाराएं थी। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार थे। पहला कि दो अधिराज्यों की स्थापना। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत और पाकिस्तान नामक दो अधिराज्य बना दिए जाएंगे और उनको ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी। इस सत्ता का उत्तरदायित्व दोनों अधिराज्यों की संविधान सभा को सौंपी जाएगी। भारत एवं पाकिस्तान दोनों अधिराज्यों की एक एक गवर्नर जनरल होंगे, जिनकी नियुक्ति उनके मंत्रिमंडल की सलाह से की जाएगी। संविधान सभा का विधानमंडल के रूप में कार्य करना। जब तक संविधान सभाएं संविधान का निर्माण नहीं कर लेती है, तब तक वे विधान मंडल के रूप में कार्य करती रहेंगी। भारत मंत्री के पद समाप्त कर दिए जाएंगे। 1935 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा शासन तब जब तक संविधान सभा द्वारा नया संविधान बनकर तैयार नहीं किया जाता है, तब तक उस समय 1935 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा ही शासन होगा। देशी रियासतों पर ब्रिटेन की सर्वोपरिता का अंत किया गया। उसको जो है भारत या पाकिस्तान या फिर किसी अधिराज्य में सम्मिलित होने और अपने भावी संबंधों का निश्चय करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। सातवां के इस अधिनियम के अधीन भारत डोमिनियन को सिंध, बलूचिस्तान, पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और असम के सिलहट जिले को छोड़ करके भारत का शेष राज्य क्षेत्र मिल गया। नोट: सिलहट क्षेत्र ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रवृत्त होने के पूर्व जनमत संग्रह में पाकिस्तान के पक्ष में मत दिया था। तो यहाँ पर हमारा भारतीय संविधान का पहला चैप्टर समाप्त होता है लूसेंट का। धन्यवाद।